हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स को हम पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के टाइप्स को पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? दोज मैट्रिसेस विच आर हैविंग ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स जिनमें केवल एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5। अगर मैं ये एक मैट्रिक्स लिखूं, इसमें R1 रो कितनी है? एक। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, कॉलम पे कोई बार नहीं होता। C1 C2 C3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3। दोज मैट्रिसेस विच आर हैविंग ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स जिनमें केवल एक ही रो होती है, यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स A11 A12 अप टू सो ऑन A1n। वो मैट्रिक्स जिनमें एक रो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम n हो सकते हैं। तो जनरली कैसी? A11 A12, मैं फिर से लिख देता हूँ A13 डॉट 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 A1n। एक रो n कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n होता है जिनका। उसके बाद बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? दोज मैट्रिसेस विच आर हैविंग ओनली वन कॉलम्स, वो मैट्रिक्स जिनका केवल एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 1 5 7, तो इस मैट्रिक्स का में रो कितने हैं? ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो R2, थर्ड रो R3 एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 रो 1 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 1। अब कॉलम हमेशा इसमें कितना होगा? 1 होगा, यानी कि जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका जनरल एग्जांपल लिख लेते हैं A11 A21 सो ऑन AM1। रो जितने मर्जी हो सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस 1, यानी कि वो मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज n इज इक्वल टू 1। वो मैट्रिक्स जिनमें एक ही कॉलम होता है, यानी कि n की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू फिक्स है, कॉलम एक ही होगा, वो होती हैं हमारी कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमारी जो m है, m की वैल्यू फिक्स होती है, m इक्वल टू 1। n कुछ भी हो सकता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनमें केवल एक ही रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनमें केवल एक ही कॉलम होता है, रो जितनी मर्जी हो। उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? दोज मैट्रिसेस इन विच टोटल नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। m नॉट इक्वल टू n हो सकता है या m इक्वल टू n हो सकता है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आप लिख दो, हम कोई भी मैट्रिक्स लिख दें, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो अपने आप हो ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 2 3 5 1 6 7। अगर मैं एक ये मैट्रिक्स लिखूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। अब m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, यानी कि m नॉट इक्वल टू n, 2 नॉट इक्वल टू 3, m की वैल्यू n की इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो 2 रो हैं, इसमें 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, m इक्वल टू n। अब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल नहीं हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कौन सा? दोज मैट्रिसेस इन विच टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिनमें टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, यानी कि m इक्वल टू n होता है। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A21 A22 या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैंने जनरल मैट्रिक्स लिख दी, जिसके अंदर हमारी 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के ही इक्वल होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ 1 3 7 1 9 5 2 4 6। कुछ भी आप जनरली लिख सकते हो ऐसे एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे 1 2 3 3 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, तो ये हमारी 3 क्रॉस 3 के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने पढ़े टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स
दोज मैट्रिसेस इन विच देर इज ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स जिनमें केवल एक ही रो होती है, यानी कि m की वैल्यू फिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स, दोज मैट्रिसेस इन विच देर इज ओनली वन कॉलम, वो मैट्रिसेस जिनमें केवल एक ही कॉलम होता है, यानी कि n की वैल्यू फिक्स होती है 1। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दोज मैट्रिसेस इन विच नंबर ऑफ रो मे और मे नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इक्वल टू n हो भी सकता है, m इक्वल टू n नहीं भी हो सकता है। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक पार्टिकुलर केस क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें m इक्वल टू n पक्का होता है, m इक्वल टू n होना कंपल्सरी है। ओके फाइन। ओके अब हम बात करते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। किसी मैट्रिक्स के डायगोनल की बात करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी हमारी कंडीशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स दोज एलिमेंट्स इन विच i इक्वल टू j कंबाइंडली फॉर्म द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स की एंट्री जिनमें i इक्वल टू j होता है। अगर मैं जनरली लिखूं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये हमारी 3x3 की जनरल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कौन बनेगा, वो एंट्री जिनमें i इक्वल टू j है, यानी कि a11, a22, a33, ये कंबाइंडली क्या बनाएंगे, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। वो एंट्रीज जिनमें i इक्वल टू j होता है, जैसे a11, a22, a33 i इक्वल टू j है, ऐसे एलिमेंट्स कंबाइंडली क्या बनाते हैं, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। कंबाइंडली क्या बना रहे हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और इस डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल। वैसे अगर हम ज्योमेट्रीज की बात करें तो ज्योमेट्री जैसे रेक्टेंगल है, इसमें दो डायगोनल होते हैं, बट याद रखना मैट्रिक्स में केवल एक ही डायगोनल होता है, वो भी ये वाला। कौन सा, जिसमें i इक्वल टू j होता है। पता चला ना डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 1 3 7, ये a11, a22, a33, इस मैट्रिक्स में a11, a22। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कौन बनाते हैं, वो एलिमेंट कंबाइंडली डायगोनल बनाते हैं जिनमें i इक्वल टू j होता है, यानी कि a11 पोजीशन वाला और a22 पोजीशन वाला एलिमेंट डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब हम बात, ये तो हमने पता किया कि डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम पता करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे ना, उसमें एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, दोज स्क्वायर मैट्रिसेस, वो स्क्वायर मैट्रिसेस इन विच नॉन डायगोनल एंट्रीज हैविंग दियर वैल्यू इक्वल टू 0, जो भी नॉन डायगोनल एंट्री हैं वो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 3 0 0 0 5, इस मैट्रिक्स में जो भी नॉन डायगोनल एंट्री हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, नॉन डायगोनल एंट्रीज की वैल्यू क्या है, 0। डायगोनल की पे जो एंट्रीज हैं उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 नहीं भी हो सकती है, बट नॉन डायगोनल एंट्री जो है हमारी वो 0 होना, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। जैसे अगर मैं बात करूं ये मैट्रिक्स 0 0 0 0 -1 0 0 0 5, इस मैट्रिक्स में जो हमारी नॉन डायगोनल एंट्री हैं ये सब, ये क्या है, हमारी 0 है, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, DIG 0 -1 5, यानी कि जो डायगोनल पे एंट्री है वो कौन सी है, 0 A11 की जगह पे, A22 की जगह पे -1, A33 की जगह पे 5। अगर कभी भी ऐसे लिखा हो DIG 2 1, तो इसका मतलब हम 2, 1, इसका मतलब हम क्या सोचेंगे, ये मैट्रिक्स है 2 0 0 1, यानी कि उसने डायगोनल एंट्री हमें दे दी है 2 1, और नॉन डायगोनल एंट्री हम खुद ही लिख लेंगे, वो 0 होंगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स को कई बार ऐसे लिख देते हैं DIG 0 -1 5, इसका मीनिंग क्या है कि A11 0 है, A22 -1 है, A33 5 है, नॉन डायगोनल एंट्री हमारी क्या है, 0 है। ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, दो स्केयर मैट्रिसेस। पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दो स्केयर मैट्रिसेस इन विच ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0, यहां तक तो पिछले में भी था, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, ऑल नॉन डायगोनल एंट्री इक्वल टू 0, बट उसमें बात यहां पे ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसमें बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ेगी।
क्या लिखा हुआ है, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0 एंड ऑल डायगोनल एंट्रीज हैव द सेम वैल्यू। जो नॉन डायगोनल वैल्यू हैं वो तो 0 होंगी, बट जो डायगोनल पे वैल्यू हैं वो सेम होंगी। जैसे 3 3 3 डायगोनल पे जो वैल्यू है वो सेम होंगी 3 3 3। और जैसे हमने बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्री 0, डायगोनल पे कुछ भी। और जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है उसमें नॉन डायगोनल एंट्री 0 और डायगोनल एंट्रीज सेम। जैसे यहाँ पे 3 3 3 1 1 कुछ भी लिख सकते हैं हम, इसलिए मैंने जनरली लिख दिया। एक 3 क्रॉस 3 की स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है, ए, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0। तो हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी खत्म हो गई। हमने क्या क्या सीखा, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स सीखा। इसमें डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो पोजीशन जो A11, A22, A33 यानी कि I इक्वल टू J होता है, वो कंबाइंडली क्या बनाती हैं, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स बनाती हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0 होती हैं और डायगोनल एंट्रीज हमारी कुछ भी हो सकती हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0 बट जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं सारी की सारी। यह हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, दो स्केयर मैट्रिसेस, वो स्केयर मैट्रिसेस इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0। ये बात तो स्केलर मैट्रिक्स वाली, यहां तक तो सेम है। ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0 एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। जो नॉन डायगोनल एंट्री होंगी वो किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल होंगी। अब स्केलर मैट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू आर सेम। इसमें सेम नहीं, इसमें इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 है एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्री इक्वल टू 0 है। ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एंट्री इक्वल टू 0 है एंड ऑल डायगोनल एंट्री इक्वल टू 1 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका एक और नाम है, वो है यूनिट मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि डायगोनल पे 1, बाकी सारी वैल्यूज 0। ऐसी मैट्रिक्स होती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक कौन सी होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, दोज मैट्रिसेस इन विच एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0। वो मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के जितने भी एलिमेंट हैं वो इक्वल टू 0 हों। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे के सारी एंट्री क्या है, 0 0 0। ऊपर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 0 हो, नॉन 0 हो, डज नॉट मैटर, बट ऑल दोज मैट्रिसेस इन विच एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। ऐसे ही एक मैट्रिक्स ये है हमारी, इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारा 3 8। इससे बिलो जितनी भी एंट्री हैं, एक ही एंट्री है वो किसके इक्वल है, 0 के। इफ ऑल एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0 देन मैट्रिसेस इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, अपर ट्रायंगुलर की जब बात हो तो एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। और जब लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे, इसी में मैं लोअर ट्रायंगुलर आगे बता देता हूं। जब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, दोज मैट्रिसेस इन विच एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0। अब उसके एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, लिख देता हूं। एग्जाम्पल, दोज मैट्रिसेस इन विच एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0, 2 0 0 3 5 0 2 1 6 9, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे ही। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 2 5 9। ऑल एंट्रीज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0, यानी कि जो बेस है इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में लोअर साइड नीचे की तरफ होगा और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें बेस ऊपर की तरफ बनता है। ऐसे याद रख लेना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। ओके, ऐसे ही और एग्जांपल लिख लेते हैं। -1 0 0 0 5 2 0 0 3 1 6 0
1 0 3 2। ये एक हमने 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल है ये 1 2 6 2। इससे अबोव जितनी भी एंट्री हमारी इक्वल टू 0 है और बाकी की एंट्री हमारी कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमने क्या क्या पढ़ा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्री इक्वल टू 1 होती है, नॉन डायगोनल एंट्री इक्वल टू 0 होती हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, जिसकी दो टाइप हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो जिनमें ऑल एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस, दोज मैट्रिसेस इन विच ऑल एंट्रीज अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? दोज मैट्रिसेस इन विच ईच एंट्री इक्वल टू 0। वो मैट्रिसेस जिनका हर एक एलिमेंट 0 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 2 रो हैं, 1 2 2 कॉलम हैं, लेकिन हर एक एंट्री 0 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर क्या है? 2x3, 1 2 R1 R2, 2 रोज 3 कॉलम, C1 C2 C3, 3 कॉलम्स हैं और ईच एंट्री किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो ये 2x3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है और इसको कैपिटल O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल O 2x3, यानी कि 2x3 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्री 0 के इक्वल है। ऐसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था ना, जिसमें हमने ऐसे लिखा था 1 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम I3 भी बोलते हैं। I3 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। पीछे हमने जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी। या I2 का मतलब क्या होता है? 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जिसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O 2x3, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। ओके, हमने बहुत सारे टाइप पढ़ लिए मैट्रिक्स के। अब हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, तो उनको कंपेयर कब कर सकते हैं? कंपेरेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगी? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल। दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, दोनों को हम कंपेयर कब कर सकते हैं? अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि m क्रॉस n एक मैट्रिक्स का जितना है दूसरी का भी m क्रॉस n उसी के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैंने ये लिखी, मान लेता हूँ मैं ये ए मैट्रिक्स है, A2303B x12। यहाँ पे A B X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बट हमें तो ऑर्डर से मतलब है। ऑर्डर इसका कितना है? 3x3। दूसरी जो मैट्रिक्स है मैं इसको B मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ये 3 2 3 0 3 6 1 1 2। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3x3। इस मैट्रिक्स का B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3, A मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3। तो हम क्या कह सकते हैं? A एंड B बोथ आर कंपेरेबल। क्यों? किस बेस पे? बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कब बोलेंगे? अगर वो सेम ऑर्डर की हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे? दो कंडीशन है उसके लिए। पहली कंडीशन है बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा सेकंड, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जो पहली मैट्रिक्स में A11 है वही दूसरी मैट्रिक्स में A11 होना चाहिए, जो पहली में A22 है वही दूसरी में A22 होना चाहिए। ऐसे ही अगर A13 कोई एंट्री है जो पहली मैट्रिक्स में, वही सेम वैल्यू दूसरी मैट्रिक्स में उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स में लिखा 1326, B मैट्रिक्स में लिखा 1326। अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2। दो मैट्रिक्स लिखी हमने ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन ओके सेटिस्फाई हो गई, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है या नहीं है देखते हैं। A11 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों हमारी इक्वल हैं। हम क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। अगर मैं एक सी मैट्रिक्स लिख दूँ 1 3 2 7, क्या अब भी बोल सकते हैं A इक्वल टू सी है? नहीं, A नॉट इक्वल टू सी होगा। A और C इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 3 2 6, यहाँ पे 1 3 2 7,
ये डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 8 to 2 की जगह पे जो 6 है, यहाँ पे 8 to 2 की जगह पे 7 है, तो हमारी A नॉट इक्वल टू C हो जाएगा। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मान लो दो मैट्रिक्स हमें दे दी, मैंने ऊपर वाली मैट्रिक्स उठा के लिखी है A2 3, जो हमने A मैट्रिक्स थी, और एक मैट्रिक्स ये लिखी है मैंने A2 3 0 3 B X 1 2, एक मैंने मैट्रिक्स ये लिखी है 3 2 3 0 3 6 1 1 2। अब अगर वो दे कि गिवन हो, ये गिवन हो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ, हमें दिख रहा है इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, दो मैट्रिक्स हैं 3 क्रॉस 3 की जिनका ऑर्डर सेम है। ओके, अब इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होनी चाहिए। वो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, X, वो ये पूछेगा। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम चेक करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ भाई सेम है, 3 क्रॉस 3 है। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है या नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, तो ठीक है। तो A की जगह पे 3 होना चाहिए ना, तो A की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे B है, तो इक्वल कब होंगी? जब B की वैल्यू 6 के इक्वल हो। ऐसे ही यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे x है और यहाँ पे है 1, तो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब x की वैल्यू 1 हो। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है, इसका फायदा ये है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल टू 1। इस तरह से हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स के जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है और जो हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट।